हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और आप लोग देख रहे हैं जीएनएम थर्ड ईयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा, यानी प्लेसेंटा को मैनुअल हाथों से कैसे हम निकालते हैं, कैसे निकालना है, ये क्या होता है। मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा क्या होता है, हाथों से अपरा को निकालने का क्या मतलब है, इसके इंडेक्शन और इसके प्रक्रिया को बताएंगे कि कैसे कैसे अगर हमें सिचुएशन आता है कि प्लेसेंटा को हाथे से निकालने की सिचुएशन आ गई तो हम किन किन प्रोसीड्यूर के साथ में प्लेसेंटा को अपने हाथों से निकालेंगे, इसको हमको बताना है। ठीक है, आप लोग को पता है प्लेसेंटा क्या होता है। प्लेसेंटा यूट्रस में, ठीक है, वह यूट्रस में क्या होता है कि प्लेसेंटा जो है लगा होता है यूट्रस के दीवार के साथ में, ठीक है, गोल चक्री टाइप का होता है। ये प्लेसेंटा से बच्चे का जो है अम्बिलिकल कोड जो है जुड़ा होता है, बच्चे का नाभि नाल जुड़ा होता है और इसी से ब्लड सर्कुलेशन और पोषण वगैरह जो है भ्रूण को बच्चा को होता है इसी प्लेसेंटा के थ्रू। ठीक है, तो अब मान गए जन्म के बाद यह प्लेसेंटा निकल जाता है। ठीक है, जैसे बच्चा जन्म लेता है तो यह प्लेसेंटा जन्म के कुछ मिनट बाद 20-30 मिनट बाद प्लेसेंटा जो है ऑटोमेटिक जो है संकुचन के साथ में यूट्रस को छोड़ देता है, यूट्रस के दीवार को, और यह बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान गए यह जो है संकुचन के बाद भी अगर यह प्लेसेंटा नहीं निकल पाता है यूट्रस से बाहर, तो यह प्लेसेंटा को जो है रखना यूट्रस में घातक होता है, संक्रमण वगैरह हो सकता है। जब बच्चा जन्म ले लिया है तो प्लेसेंटा का कोई काम है ही नहीं, तो वह प्लेसेंटा जो है बाहर निकल जाता है। अब बाहर नहीं निकलता है तो उसके लिए हम लोग जो है हाथों का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम लोग मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझिए कि मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा क्या होता है। हाथों से अपरा का निष्कासन, यानी हाथों से अपरा को निकालना, इसका क्या होता है। देखिए, प्रसव के पश्चात यानी डिलीवरी के बाद स्त्री के गर्भाशय से अपरा को पूरी तरह से अलग नहीं होने की स्थिति में हाथ से अलग करके बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही जो है हाथों से अपरा का निष्कासन कहते हैं, यानी मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा कहते हैं। अब मानिए वही चीज़ें मैंने आपको बता दिया था कि बच्चा जन्म लिया, जन्म के बाद कुछ देर वेट करते हैं प्लेसेंटा का। अब प्लेसेंटा अगर ऑटोमेटिक जो है यूट्रस को छोड़ देता है तो उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, लेकिन जन्म के बच्चे के कुछ देर बाद, कुछ देर पश्चात भी अगर यूट्रस से अपरा अलग नहीं हो पाता है, ठीक है, बाहर नहीं निकल पाता है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, कुछ देर वेट करने के बाद अपने हाथों से इस्तेमाल करते हैं और अपरा को बाहर निकालने की काम करते हैं। और इसी हाथे से अपरा को निष्कासन बाहर निकालने को जो है हम लोग मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा कहते हैं। अगर ऑटोमेटिक अगर खुद निकल जाता है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जन्म के कुछ देर के बाद जो टाइम बनाया गया है कि प्लेसेंटा निकल जाएगा, उतने टाइम में अगर नहीं निकल पाता है प्लेसेंटा, यूट्रस को नहीं छोड़ पाता है, तो फिर जो है हम अपने हाथों के सहायता से प्लेसेंटा यूट्रस में जो है अपने हाथ को डालते हैं योनि के मार्ग से और प्लेसेंटा को दीवार को छुड़ाते हैं, यूट्रस के दीवार से प्लेसेंटा को छुड़ाते हैं और उसे बाहर निकालते हैं, और यही निष्कासन जो है मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा कहता है। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। फिगर के माध्यम से देख सकते हैं इसी प्रकार से जो है यूट्रस, योनि के ऊपर यूट्रस को एक हाथ से पकड़ा जाता है और दूसरे हाथ से जो है यूट्रस के अंदर लगाया जाता है हाथ को, और प्लेसेंटा को जो है छुड़ाया जाता है यूट्रस के दीवार से और छुड़ा कर जो है बाहर खींच लिया जाता है, और यही जो है हमारा मैनुअल रिमूवल कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए संकेत क्या होता है, मतलब यह कब संकेत करता है कि हाँ पेशेंट में जो है मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा को हाथे से निकालना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग को पता ही हो गया कि कब निकालते हैं, बाकी देख लीजिए कहाँ कहाँ संकेत करेगा। तो समान प्रसव के पश्चात 5 से 10 मिनट बाद ही अपरा स्वतः बाहर आ जाता है। यदि स्वतः निष्कासन न हो तो निम्न परिस्थितियों में हाथों से अपरा का निष्कासन किया जाता है। ठीक है, देखिए नॉर्मली जब बच्चा जन्म ले लेता है, बच्चा का जन्म हो जाता है, तो नॉर्मली 5 से 10-15 मिनट हम वेट करते हैं कि प्लेसेंटा जो है बाहर आ जाए, और प्लेसेंटा बाहर ऑटोमेटिक आ भी जाता है 5 से 10 मिनट 15 मिनट में। अगर इतने समय में प्लेसेंटा नहीं बाहर आता है तो कुछ देर और वेट करते हैं, लेकिन फिर भी अगर प्लेसेंटा बाहर नहीं आता है तो फिर हम समझते हैं कि वो प्लेसेंटा ऑटोमेटिक स्वतः बाहर नहीं आएगा, इसके लिए हमें अपना इस्तेमाल करना पड़ेगा, और यही जो है
अपने हाथों से निकालते हैं, निष्कासन किया जाता है, तो उस परिस्थिति को जो है हम लोग यही कहते हैं मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा। तो किन किन स्थितियों में हम जो है हाथों का इस्तेमाल करके अपरा को निकालेंगे, चलिए दिखाते हैं। कहाँ कहाँ इंडिकेट करेगा कि भाई अपना हाथ लगाकर निकाल दीजिए, ठीक है। पहला है एक्टोपिक यूट्रस, ठीक है, एटोनिक यूट्रस, अस्थानिक यूट्रस, ठीक है। अस्थानिक मान गए यूट्रस अपने जगह पर नहीं है, ठीक है, और वह गड़बड़ जगह पर है, तो उस कंडीशन में आपका फर्ज बनता है कि आप यूट्रस से जो है अपरा को बाहर निकाल दें, ठीक है। रुका हुआ अपरा रिटेन्ड प्लेसेंटा, अब किसी न किसी कारण से प्लेसेंटा रुक गया हो, वहाँ पे प्लेसेंटा बाहर नहीं आ रहा हो, तो रिटेन्ड प्लेसेंटा के केस में भी जो है हम मैनुअल रिमूवल करते हैं, ठीक है। कॉर्ड का टूट जाना, ब्रेकिंग ऑफ द कॉर्ड, अब जो नाभि नाल है वह टूट गया है किसी कारण से, तो जो नाभि नाल बाहर की तरफ है वह जो है छोटा पड़ जाएगा और उसको खींचने पर बाहर नहीं आएगा, तो खींचने के लिए नाभि नाल है ही नहीं, टूट गया है, तो उसको फिर क्या करते हैं कि मैनुअल रिमूवल करते हैं कॉर्ड यानी नाल के टूट जाने के बाद, ठीक है। हाइपोटॉपिक गर्भाशय से, हाइपोटॉपिक का मतलब होता है हाइपोटोनिक यूट्रस, कि यूट्रस का जो प्रसव के बाद जो संकुचन है वह कम जाएगा, तो उस कंडीशन में भी जो है हम प्लेसेंटा को मैनुअल रिमूवल करते हैं, चूँकि चाहे बच्चा जन्म लेने की बात हो या अपरा को बाहर निकलने की बात हो, ठीक है। इन दोनों केस में जो है यूट्रस का संकुचन होना ज़रूरी होता है। मान गए बच्चा जन्म ले लिया और उसके बाद यूट्रस का संकुचन बंद हो गया, तो उसमें जो है दिक्कत क्या होगा कि आपके जो यूट्रस है वह जो है प्लेसेंटा को नहीं निकाल पाएगा, और फिर उस कंडीशन में आपको क्या होगा कि अपरा अंदर रहेगा, तो इसके लिए फिर जो है हम क्या करते हैं मैनुअल निकालते हैं। अपरा एसर्टा, ठीक है, अपरा प्लेसेंटा एसर्टा हो जाएगा। और अब यही जो है कुछ रीजन और कुछ सिचुएशन बनते हैं जहाँ पे इंडेक्शन करता है कि भाई मैनुअल जो है अपरा को निकाल दिया जाए, ठीक है। एटोनिक यूट्रस में, हाइपोटोनिक यूट्रस में। कॉर्ड का टूटना, ब्रेकिंग ऑफ द कॉर्ड, ठीक है। रुका हुआ अपरा, रिटेन प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा एसेर्टा, ठीक है। प्लेसेंटा एसर्टा, हाइपोटोनिक यूट्रस, ब्रेकिंग ऑफ द कॉर्ड, ठीक है, रिटेन प्लेसेंटा, एटोनिक यूट्रस, ठीक है। तो ये सब मामले में जो है हम मैनुअल इस्तेमाल करके प्लेसेंटा को बाहर हाथों से निकाल देते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, प्रोसीड्यूर है, प्रक्रिया क्या होता है आगे देखिए। प्रोसीड्यूर प्रक्रिया क्या होता है देख लीजिए। प्रक्रिया में होता है पहले 18-19 प्रक्रिया है, इसको अच्छे से याद कीजिएगा वरना कंफ्यूज कर जाइएगा। लाइन बाय लाइन, प्रोसीड्यूर का मतलब होता है कि लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो आपको प्रोसीड्यूर को लाइन बाय लाइन याद करना पड़ेगा। रोगी की घबराहट समाप्त करने हेतु उसे मनोवैज्ञानिक सहारा दे व अपरा निष्कासन की विधि बताए। सबसे पहला पॉइंट आपको यही करना पड़ेगा कि मरीज को स्वस्थ करना पड़ेगा, कि मरीज के साथ आप कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं, मरीज के साथ कोई गलत नहीं कर रहे हैं। पहले मरीज को स्वस्थ करें, स्वस्थ करने के बाद उससे जो है घबराहट समाप्त कर दे मनोवैज्ञानिक सहारा देकर, और फिर जो है प्लेसेंटा कैसे निकालेंगे इसके विधि को मरीज को बता दे, ताकि निकालते समय कोई जो है वह घबराहट ना हो, उससे कोई डरे नहीं, ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है रोगी को एनेस्थेसिया देने से पूर्व रोगी को मूत्र त्याग कराना चाहिए, आवश्यकता होने पर कैथेटर लगाएं। अब चूँकि मूत्राशय अगर खाली नहीं होगा तो आप कैसे उसमें जो है प्लेसेंटा को निकालेंगे हाथ लगाकर, ठीक है। तो इसके लिए आपको मूत्राशय को खाली करते हैं और एनेस्थेसिया देने से पहले जो है मूत्र को खाली करवा लेते हैं, आवश्यक होने पर कैथेटर भी लगा देते हैं, ठीक है। तीसरा है स्त्री को लिथोटॉमी स्थिति में लिटाया जाता है। अब स्थिति को जो है अब पेशेंट को क्या करते हैं कि हम लोग जो है पीठ के बल चित लेटा देते हैं और कहते हैं कि दोनों पैर जो है फैला कर रखिए, और उसी हिसाब से यानी लिथोटॉमी पोजीशन हम लोग देते हैं, ठीक है। लिथोटॉमी पोजीशन समझ रहे होंगे कि कैसा पोजीशन होता है, थर्ड ईयर में आ गए तो समझ ही रहे होंगे। हाथों से अपरा निष्कासन विधि को पूर्ण रूप से पहले रोगी के समान एनेस्थेसिया दिया जाता है, और सबसे पहले हाथों को निष्कासन अपरा को निष्कासन करने से पहले रोगी को हम जो है समान जनरल एनेस्थेसिया देते हैं, ताकि हाथ लगाने के बाद कोई पेन वगैरह ना हो, उसे कुछ महसूस ना हो, ठीक है। पांचवा है मिडवाइफ को पूर्णतः सख्त विसंक्रमित तकनीक अपनाना चाहिए। चूँकि हाथ डाल के निकाला जाता है तो बिल्कुल जो है एसेप्टिक तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल जो है संक्रमण नहीं होगा, वैसे चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। छठा है
मिडवाइफ को दोनों हाथों में दस्ताने पहनने चाहिए। अब अपरा निकालने से पहले दोनों हाथ को जो है सैनिटाइज करके आपको जो है अपरा ग्लव्स पर लगाना चाहिए, ठीक है। एक लोबिया हटाकर दूसरे शंक्वाकार बनाकर प्रवेश कराकर गर्भाशय तक जाना चाहिए। अब होता यह है लेबिया मेजोरा, आप लोग पढ़े हैं, यह जो है आपके वैजिना के ऊपर वाला जो है भाग होता है लेबिया मेजोरा, इसको हटा देना चाहिए, ठीक है। ये मसल्स का होता है, इसको जो है ये काफ़ी सेंसिटिव होता है, इसको हटाकर और जो शंक्वाकार मतलब जो ये वैजिना का ऐसे वाला जो भाग होता है इसमें जो है आप प्रवेश कराना चाहिए और गर्भाशय तक का जो है ले जाना चाहिए अपने हाथों को, ठीक है। 8वां है दूसरे हाथ से जो बाहर है उदर के ऊपर से गर्भाशय के फंडल वाले भाग को पकड़कर धीरे धीरे दबाव बनाती है। अब फिगर में जो ऊपर आप लोग देखे हैं कि उदर के नीचे भाग में, ठीक है ना, वैजिना के ऊपर जो है पकड़ते हैं और पकड़ के दबाते हैं हल्का हल्का गर्भाशय के फंडल वाले ऊपर से भाग को, ठीक है। ये हो गया। 9वां है बाहर वाले हाथ से फंडल को दबाते समय अंदर वाले हाथ की उंगलियों को अपरा एवं गर्भाशय की दीवार के मध्य प्रवेश कराते हैं। संपूर्ण प्लेसेंटा के अलग होने तक यह प्रक्रिया जारी रखते हैं। अब होता यह है कि जैसे प्लेसेंटा जो है, मान गए यह यूट्रस है, ठीक है, इस दीवार के साथ प्लेसेंटा लगा है। अब हाथ इधर से प्रवेश कराते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि ये जो प्लेसेंटा है और ये जो दीवार है इसके बीच में हाथों को फंसा कर और धीरे धीरे जो है बाहर जो है प्लेसेंटा को हम लोग खींचे, ठीक है, ऐसे करना चाहिए। तो ही कहता है कि फंडल दबाव देते समय अंदर हाथ डालने वाले उंगली को अपरा और गर्भाशय के दीवार के बीच में ले जाएं और प्लेसेंटा को जो है बाहर निकालने तक यह प्रक्रिया जारी रखें। 10वां है संपूर्ण अपरा को पृथक्करण होने के बाद बाहर वाले हाथ से नाभि नाल को धीरे धीरे खींचकर प्लेसेंटा को बाहर निकाल लेना चाहिए। अब जब प्लेसेंटा पृथक हो जाए यूट्रस से, पहले यूट्रस से पृथक होने के लिए क्या करेंगे कि यूट्रस के दीवार वाल्व और प्लेसेंटा के बीच में हाथ को जो है लगा देंगे। अब हाथ जैसे समझिए कि आप जो है किसी चीज़ को किसी आप एक गीले चीज़ को पृथ्वी पर आप जो है उसे पसार दिए हैं, पपड़ी बन गया। अब वो पपड़ी को निकालने के लिए पृथ्वी और उस पपड़ी के बीच में हम हाथ लगाएंगे तब ना वो धीरे धीरे ज़मीन के जो है सतह को छोड़ेगा वो पपड़ी। इसी प्रकार से अगर प्लेसेंटा को निकालना हो तो पहले प्लेसेंटा को जो है यूट्रस के दीवार से जो चिपका है उसको अलग करेंगे। तो अलग करने के लिए प्लेसेंटा और यूट्रस के दीवार के जो बीच का जगह है उसमें हाथ को धीरे धीरे आराम आराम से ले जाएंगे और प्लेसेंटा को दीवार से जो है छुड़ाते रहेंगे। और जब कंप्लीट रूप से प्लेसेंटा पृथक हो जाएगा तो धीरे धीरे दूसरे हाथ से जो है नाभि नाल को पकड़कर जो है बाहर की तरफ खींचते हैं, ठीक है। तो यही होता है। अपरा के निकल जाने के बाद अंदर वाले हाथ से गर्भाशय गुहा को अच्छी तरह जांच लेना चाहिए कि कोई अपरा व झिल्ली का टुकड़ा तो नहीं रह गया है। और जब अपरा निकल जाता है तो उसके बाद आपको एक बात ध्यान देना चाहिए कि आप पहले अंदर में ये कन्फर्म हो ले कि कोई भी अब अपरा का टुकड़ा, नाभि नाल का टुकड़ा अब यूट्रस में मौजूद नहीं है, वरना अगर मौजूद रह जाएगा तो आगे चल के वह काफ़ी जो है संक्रामक और ख़तरनाक जो है पेशेंट के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका हो गया 11 पॉइंट, ठीक है। कोई न टुकड़ा रहे इसके लिए जांच करें। 12 है अंदर वाले हाथ को अब धीरे धीरे बाहर निकालना चाहिए। इसके बाद स्त्री को अर्गोमेट्रिन इतना आईवी मार्ग द्वारा दिया जाना चाहिए। अब अंदर वाले हाथ को धीरे धीरे जो अंदर दिए हैं प्लेसेंटा निकालने के लिए, उस प्लेसेंटा निकालने के लिए जो हाथ अंदर डाले हैं प्लेसेंटा अब निकल चुका है तो डायरेक्टली हाथ को हम बाहर नहीं निकाल लेंगे। प्लेसेंटा निकलते ही पहले हम चेक कर लेंगे कि कोई प्लेसेंटा का टुकड़ा वगैरह तो अंदर नहीं है। और जब ये चेक हो जाएगा तो उसके बाद हाथ को बाहर निकाल कर पेशेंट को जो है इर्गोमेट्रिन 0.5 mg IV मार्ग से देनी चाहिए। 13 है अपरा एवं झिल्लियों के टुकड़ों की जाँच करनी चाहिए। और जो भी अपरा और झिल्ली निकला है उसका जाँच करेंगे कि इसका क्या लाभ और हानि है पेशेंट के, महिला के ऊपर में, ठीक है। 14 है कहता है स्त्री के गर्भाशय की धीरे धीरे हल्के हाथ से मालिश करना चाहिए। अब जब आप मैनुअल रिमूवल और प्लेसेंटा करते हैं तो प्लेसेंटा निकल जाने के बाद पेशेंट के जो है धीरे धीरे हम क्या करते हैं यूट्रस के हाथों से मालिश करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। आगे चलिए
15 है स्त्री की संपूर्ण जनन मार्ग को स्टरलाइट कॉटन पैड से साफ करना चाहिए। भलवा को विसंक्रमित पैड से ढक दिया जाता है। अब भलवा जो मुंह द्वार होता है योनि को, उसको क्या करते हैं कि कॉटन पैड से ढक देते हैं, और स्त्री के जो जनन मार्ग है जिसमें हम अपना हाथ लगाकर प्लेसेंटा को निकाले हैं, उसको विसंक्रमित कॉटन पैड से साफ़ करना चाहिए। स्टरलाइट कॉटन पैड से साफ़ करनी चाहिए, और त्वचा को विसंक्रमित पैड से जो है ढक दिया जाता है। ओके। स्त्री को नियमित रूप से आईवी मार्ग द्वारा द्रव प्रदान करना चाहिए। अब स्त्री को इन सारे प्रोसेस में जो है लगातार आपको जो है क्या करना चाहिए, आईवी मार्ग से फ्लूइड प्रदान करते रहना चाहिए। 17 है संक्रमण रोकने के लिए प्रोफिलाइटिक एंटीबायोटिक देते हैं। समझ गए। एनेस्थेसिया का असर समाप्त हो जाने पर रोगी को चेतना स्तर का जांच करते हैं, कॉन्शियस लेवल का जांच करते हैं कि पेशेंट का जो असर टूटा है वह जो है पेशेंट सही है या नहीं है। ओके। लास्ट वाला 19 नंबर का है रोगी को चेतना स्तर समान होने पर हल्का पेय पदार्थ चाहिए। वह कुछ समय बाद फलों का रस या अर्ध ठोस आहार देना चाहिए। तो ये सब जो है आपके 19 पॉइंट जो कि प्रोसीड्यूर है आपको याद करना चाहिए। मेन प्रोसीड्यूर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पहले पेशेंट को मनोवैज्ञानिक सहारा देंगे। जब पेशेंट स्वस्थ हो जाएगा कि हाँ ठीक है, तो हम पेशेंट को बताएंगे कि देखिए आपको प्लेसेंटा को बाहर निकालना है हाथ लगाकर, तो आपको ये विधि को हम करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पेशेंट को बताने के बाद आपने ये जो भी काम हम प्लेसेंटा को करेंगे मैनुअल रूप से निकालने के लिए, बिल्कुल स्टरलाइट एसेप्टिक तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल संक्रमण से रहित होना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि दोनों हाथ में दस्ताना पहनते हैं। ठीक है। दस्ताना पहनने के बाद जो है एक हाथ को लगाते हैं, ठीक है, अंदर की तरफ, और दूसरे हाथ को जो है यूट्रस के ऊपर रखते हैं और नाभि के नीचे रखते हैं, और हल्के हल्के जो है उसमें प्रेस करते हैं, दबाव करते हैं। और होता यह है कि जो हाथ हम अंदर लगाए हैं, अंदर वाले हाथ को जो है हम क्या करते हैं यूट्रस के बाल्व, यूट्रस के भित्ति और प्लेसेंटा के बीच में हाथ को ले जाते हैं, और पहला प्रयास ये करते हैं कि यूट्रस से प्लेसेंटा अलग हो जाए, पृथक हो जाए। जब यूट्रस आपका पृथक हो जाए तो फिर क्या करते हैं कि यूट्रस जब जो है पृथक हो जाए तो फिर उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, यूट्रस से जब आपका प्लेसेंटा जो है अलग हो जाए तो फिर जो है दूसरे हाथ जो बाहर है उसको जो है धीरे धीरे उससे हम प्लेसेंटा को नाभि नाल से खींचते हुए बाहर निकाल लेते हैं, बाहर निष्कासित कर देते हैं। अब जब निष्कासित हो जाता है तो उसके बाद हम लोग जो अंदर हाथ है उससे चेक करते हैं कि कोई नाभि नाल या प्लेसेंटा के टुकड़ा और सब जो है यूट्रस के अंदर तो बचा नहीं है। अगर नहीं बचा है तो फिर हम समझते हैं कि फिर जो है पेशेंट को ठीक है। फिर उसके बाद पेय पदार्थ देते हैं पीने के लिए, ठीक है। कॉन्शियस बेहोशी टूटने के लिए जो है हम लोग इंतज़ार करते हैं। टूटने के बाद हम लोग जो है पेशेंट के कॉन्शियस लेवल को चेक करते हैं। जब सारा कुछ ठीक होता है तो इन्फेक्शन से बचाने के लिए प्रोफिलाइटिक इन्फेक्शन दवा देते हैं, एंटीबायोटिक। फिर पेशेंट को पेय पदार्थ देते हैं पीते रहने के लिए, ठीक है। और ये सारे जो है प्रोसेस आपके मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा का होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम लेकर आए हैं फॉरसेप्स डिलीवरी के बारे में। आप लोग फॉरसेप्स डिलीवरी के नाम सुने होंगे, तो उसी के बारे में हम लोग को बताना है। साथ में फॉरसेप्स डिलीवरी की पूर्व आकांक्षा, संकेत, निषेध, प्रक्रिया एवं जटिलता सभी चीज़ें बताना है। यह क्वेश्चन 10 नंबर में पूछेगा, ठीक है। फॉरसेप्स डिलीवरी हो या इसी को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव फॉरसेप्स बोलते हैं, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव फॉरसेप्स या फॉरसेप्स क्या होता है समझ गए। इसको टाइप्स और एक्शन को बताना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम फॉरसेप्स डिलीवरी को समझते हैं। माय डियर, देखिए जब कोई व्यक्ति को शिशु जब बच्चा जन्म लेने वाला होता है किसी महिला का, तो उस समय एक जो है उपकरण होता है। यह एक उपकरण होता है। फॉरसेप्स क्या है, यह एक उपकरण होता है। यह एक चिमटा टाइप के होता है, ठीक है। इसका आकृति जो है कर्व शेप में होता है, मतलब मुड़ा हुआ शेप में होता है। और यह जो होता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से जो है यह शेप में होता है। और यह दोनों जो होता है ना, यह दोनों वाला जो होता है यह क्या होता है, इससे पकड़ के चिमटी फॉरसेप्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस दोनों साइड से पकड़ के शिशु के गर्दन सिर को पकड़ के बाहर जो है निकाला जाता है,
यूट्रस से, ठीक है, सर्विक्स से होते हुए इस चिमटा के द्वारा सिर को पकड़कर दोनों साइड से और निकाला जाता है बाहर शिशु को, ठीक है। तो यही जो है फॉरसेप्स डिलीवरी होता है, समझ गए। समझिए, प्रसव की यह एक विधि है जिसमें चिमटी यानी फोर्सेप्स का उपयोग करके भ्रूण का सिर पकड़ के बिना उसे चोट व नुकसान पहुंचाए भ्रूण को पूरा बाहर निकाला जाता है। क्या समझे, यह एक प्रसव की विधि है, मतलब यह एक डिलीवरी कराने की विधि है। जैसे आप लोग जानते हैं कितना को चीरा लगाया जाता है, सर्जरी किया जाता है, ठीक है, कितना को एपिजियोटोमी किया जाता है, कितना को नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। और इन सब चीज़ों में अगर मान गए किसी को कई बार जो है हो चुका है डिलीवरी, सिजेरियन करके जो है कई बार हो चुका है डिलीवरी, और फिर भी जो है उसका बच्चा जन्म लेने वाला है, तो उस कंडीशन में उसे फॉरसेप्स डिलीवरी कराया जाता है, ठीक है, समझ गए। तो यही है, यह एक प्रसव कराने की विधि है, ठीक है ना, जिसका उपयोग जो है भ्रूण जो होता है फीटल जो है उसके सिर को पकड़कर इस फॉरसेप्स के द्वारा, इस चिमटी के द्वारा भ्रूण के सिर को पकड़कर बिना किसी चोट या बिना किसी नुकसान पहुंचाए हुए जो है भ्रूण को पूरा बाहर निकाला जाता है, ठीक है, निकाला जाता है। चिमटी प्रसव फोर्सेप्स डिलीवरी कहलाती है, और यही जो है शिशु को बाहर निकालना जो है चिमटी प्रसव या फोर्सेप्स डिलीवरी कहलाती है। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलिए। चिमटी प्रसव के उपयोग से उदरीय प्रसव की संभावनाओं को न्यूनतम किया जाता है, ठीक है। चिमटी प्रसव के उपयोग से उदरीय प्रसव की संभावना को न्यूनतम किया जाता है। समझ रहे हैं चीज़ों को। चलिए, अब ये जो फॉरसेप्स डिलीवरी है इसके उपयोग से जो उदरीय पेट खोल के जो किया जाता है, बच्चे का जन्म दिया जाता है, उससे संभावना को कम किया जाता है, न्यूनतम किया जाता है, तो ये फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। चिमटी फोर्सेप्स मतलब चिमटी एक प्रकार का उपकरण है। समझिए, चिमटी एक प्रकार का क्या है, उपकरण है, ठीक है, जो प्रसव की प्रक्रिया के समय शिशु के सिर की डिलीवरी के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इस चिमटी के जो है दोनों ब्लेड कर्व होते हैं, मतलब मुड़ा हुआ होता है। चिमटी के समान प्रकार निम्न है, आपको पता होना चाहिए। फॉरसेप्स क्या है, यह एक उपकरण है, देख लीजिए, यही आपका फॉरसेप्स है, ठीक है, यही उपकरण फॉरसेप्स है। अब यह दोनों तरफ से जो है चिमटा टाइप का होता है, यहाँ पे एक हैंडल होता है जिसको पकड़ा जाता है हाथे से, ठीक है, और यही फॉरसेप्स है जिसको कर्व टाइप का है, दोनों साइड से होता है, और शिशु के सिर को जो है बाहर निकालने के लिए इसका उपयोग जो है किया जाता है, ठीक है। भ्रूण के सिर को बाहर इस चिमटी के जरिए निकाला जाता है, डिलीवरी कराने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। देख सकते हैं इसी प्रकार से सिर को पकड़कर जो है खींचा जाता है यूट्रस से बाहर, ठीक है ना। ये हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए इसके अलग अलग प्रकार होते हैं, ये फॉरसेप्स के अलग अलग प्रकार होते हैं। एक होता है लॉन्ग कर्व फॉरसेप्स, ठीक है, एक होता है लॉन्ग कर्व फॉरसेप्स। यह तुलनात्मक हल्की तथा 15 इंच से थोड़ी सी छोटी रहती है। प्रत्येक चिमटी में 2 ब्लेड, एक लॉक, एक सैक, एक हैंडल व एक्सिस ट्रैक्शन डिवाइस होता है। उदाहरण डैश लॉन्ग कर्व ऑब्स्ट्रक्टिव फॉरसेप्स, ठीक है। देखिए, आपके लॉन्ग कर्व जो फॉरसेप्स है, इसमें जो कर्व वाला भाग है, मतलब मैं आपको अभी यहाँ पे दिखाता हूँ, ये जो कर्व वाला भाग है, ये वाला जो भाग है यही कर्व होता है, तो यह लॉन्ग होता है। कुछ ऐसे फॉरसेप्स होते हैं जहाँ पे ये कर्व वाला भाग लंबा होता है, ठीक है, यह जो है लंबा होता है, समझ गए, तो इसीलिए इसे लॉन्ग कर्व फॉरसेप्स कहते हैं। यह जो है 15 इंच से थोड़ी सी छोटी रहती है। प्रत्येक चिमटी ब्लेड, ये जो भाग आप लोग देखे हैं ना, यह प्रत्येक जो है ब्लेड का पतला बना होता है। इसमें 2 ब्लेड होते हैं दोनों साइड से, एक लॉक होता है, इसमें एक सैक होता है और एक हैंडल होता है, ठीक है, और इसमें एक्सिस ट्रैक्शन डिवाइस होता है। उदाहरण के लिए डैश लॉन्ग कर्व ऑब्स्ट्रक्टिव फॉरसेप्स, ठीक है। दूसरा है एक्सिस ट्रैक्शन फॉरसेप्स। यह लंबी घुमावदार चिमटी होती है जिसमें अतिरिक्त एक्सिस ट्रैक्शन मैकेनिज्म फिटिंग लगी होती है। अब यह एक्सिस ट्रैक्शन जो फॉरसेप्स है यह घुमावदार होता है, ठीक है, लंबी और घुमावदार होता है यह, ठीक है। यह चिमटी यानी फॉरसेप्स होता है जिसमें अतिरिक्त जो है एक्सिस ट्रैक्शन मैकेनिज्म जो है फिट रहता है, ठीक है, तो इसीलिए एक्सिस ट्रैक्शन इसे कहा जाता है क्योंकि इसमें अतिरिक्त जो है एक्सिस ट्रैक्शन मैकेनिज्म फिट रहता है, ठीक है। तीसरा है ब्राइडले शॉर्ट फॉरसेप्स, ठीक है, ब्राइडले है और एक किनलैंड फॉरसेप्स है, ठीक है। यह चिमटी लंबाई में अपेक्षाकृत छोटी होती है तथा वजन में भी हल्की होती है।
जो अब ऊपर में हम लोग जो देखे हैं ऐसे लंबा था, ठीक है ना, लंबा था। दूसरा जो ट्रैक्शन वाला देखे हैं घुमावदार था। लेकिन ये जो तीसरा है ब्राइगले शॉर्ट फॉरसेप्स, नाम से यह है ब्राइगले शॉर्ट फॉरसेप्स, मतलब यह अपेक्षाकृत छोटी होती है अन्य के तुलना में, ठीक है। वजन में भी यह जो है हल्का होता है। समझ गए चीज़ों को। चलिए चौथा है किनलैंड फॉरसेप्स। किनलैंड फॉरसेप्स का मतलब होता है कि यह चिमटी लगभग सीधी होती है। यह चिमटी शिशु की ऑसिपिटो पोस्टेरियर स्थिति में शिशु के सिर को घुमाने के लिए अनुकूल रहती है। अब यह जो किनलैंड फॉरसेप्स होता है लगभग यह क्या होता है, सीधा रहता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, फिगर में देख रहे हैं, यह सिंगल है, इसमें सिंगल चिमटा लगा है, ठीक है। इसमें दोनों साइड से नहीं है, इसमें देखिए यहाँ पे दोनों साइड से है, ठीक है, लेकिन इसमें सिंगल है। तो सिंगल वाला क्या होता है, लगभग सीधा होता है। और बच्चे को अगर बच्चा का हेड अगर सिर इधर से उधर हो, सही पोजीशन में ना हो, तो इस फोर्सेप्स को डालकर अंदर जो है शिशु को सही किया जाता है। तो यह देखिए, यह इतना भाग हमारा हैंडल हो गया, ठीक है। यह यहाँ पे एक लॉक होता है, यह लॉक हो गया। यह इसके गर्दन है, नेक है, जिसे हम लोग सेक भी कहते हैं। और यह वाला भाग देख सकते हैं, यह ब्लेड है, ठीक है, यही ब्लेड होता है। और इसमें देख सकते हैं हल्का सा मुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे कर्व कहा जाता है, ठीक है। तो सिंगल जो है शिशु की स्थितियों में परिवर्तन करने के लिए जो है काम में आ सकता है। और जो डबल वाला होता है, यह से हम डिलीवरी करा सकते हैं। अब ये देख सकते हैं दोनों सिरा है। अब इसको हैंडल रखेंगे और इसको चापेंगे तो क्या होगा, सटेगा। तो शिशु के जो है मस्तिष्क में इसको फिट कर देंगे और जांत के शिशु को जो है सिर को बाहर खींचते हैं, ठीक है। बाकी वही है, ये हैंडल है, ये आपका लॉक होता है, यहाँ पे नेक है और यह ब्लेड है और यह कर्व है, सेफेलिक कर्व है और यह पेल्विक कर्व है, ठीक है। इसको ध्यान में दीजिएगा। तो यही हमारा उपकरण क्या होता है, फॉरसेप्स होता है, यानी चिमटी होती है, ठीक है। और इसी के द्वारा अगर डिलीवरी कराया जाता है तो उसे फॉरसेप्स डिलीवरी कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके प्रकार में आप लोग देख लीजिए, 4 प्रकार है। एक है लॉन्ग कर्व फॉरसेप्स, एक्सिस ट्रैक्शन फॉरसेप्स, ब्राइगली शॉर्ट फॉरसेप्स और किनलैंड फॉरसेप्स, ठीक है। ये 4 याद रखिएगा, ठीक है। ऊपर वाला जो है लॉन्ग है, यह समान सबके तुलना में हल्का होता है और लंबा ज़्यादा होता है, 15 इंच से थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है। दूसरा है एक्सिस ट्रैक्शन, तो इसमें अतिरिक्त जो है एक्सिस ट्रैक्शन जो है मैकेनिज्म में फिट रहता है, इसीलिए इसे एक्सिस ट्रैक्शन कहते हैं। तीसरा है ब्राइगली शॉर्ट फॉरसेप्स है, और इसमें जो चिमटा है अपेक्षाकृत छोटी होती है और वजन में भी यह हल्की होती है, ठीक है। चौथा है यह सिंगल चिमटी होती है, ठीक है। इसमें यह चिमटी शिशु के ऑसिपिटो पोस्टेरियर, मतलब ऑसिपिटो मतलब सिर के जो पीछे वाला भाग है उसको जो है स्थिति में शिशु के सिर को घुमाने के लिए यह अनुकूल रहता है, ठीक है। सिंगल वाला से डिलीवरी होना संभव नहीं है, ये चीज़ें समझिए। बाकी यह जो डबल वाला है, यही चिमटा जो डबल चिमटा में है, इससे डिलीवरी होना आसान है, जबकि यह किनलैंड वाला से उतना आसान नहीं होता है। इसको शिशु के स्थिति को सही करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बाकी दोनों फॉरसेप्स ही हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चिमटी की क्या काम है, यह चिमटी की क्या एक्शन है, यह कैसे काम करता है। यह मुख्य रूप से शिशु के सिर पर खिंचाव ट्रैक्शन करती है। यह शिशु के सिर पर मजबूत पकड़ के लिए दबाव बनाती है, परंतु इससे कोई क्षति नहीं होती है। माय डियर, यह काम ऐसे करता है कि यह शिशु के सिर को क्या करता है, पकड़ता है। दोनों का जो चिमटी होती है अपने अंदर पकड़ता है, ठीक है। और पकड़ने के बाद यह जो है खिंचाव के लिए यह काम करती है, ठीक है। यह शिशु के सिर को खींचता है। खींचता कैसे है, क्योंकि यह जो चिमटी वाला ऊपर का भाग है वह पकड़ता है शिशु को सिर को और अपने अंदर दबा कर खींचता है, ठीक है। तो यही जो है, इससे कोई क्षति नहीं होता है क्योंकि यह खुद जो है हल्का होता है, समझ रहे हैं। चिमटी शिशु देख लीजिए, चिमटी फॉरसेप्स को शिशु के सिर को घुमाने में काम आती है। विशेष रूप से किनलैंड फॉरसेप्स एक गर्भाशय के संकुचनों को तीव्र करने के लिए उत्तेजित करती है। अब जो किनलैंड फॉरसेप्स है यानी सिंगल कर्व वाला, यह सिंगल कर्व वाला मुख्यतः रूप से यह सिर को घुमाने के लिए जो है काम में आती है और जो है यूट्रस के कंट्रैक्शन संकुचन को भी उत्तेजित करता है, समझ गए। तो किनलैंड फॉरसेप्स जिसको अगर यूट्रस में कंट्रैक्शन ना हो तो उसको भी यह संकुचन करवा सकता है और साथ में चिमटा जो है सिर को घुमा भी सकता है इधर से उधर, समझ रहे हैं। आगे चलिए,
तो यही कुछ काम होता है, समझ लीजिए। एक तो होता है दबाव बना के मजबूत पकड़ बनाता है और शिशु को खींचने के लिए काम में आता है, लेकिन इससे कोई क्षति नहीं होता है। और एक होता है कि शिशु के सिर को घुमाने के लिए काम में आता है और यूट्रस पर कंट्रैक्शन बढ़ाने के लिए काम में आता है, ठीक है। तो इसका यही काम है, यही एक्शन है चिमटी का, समझ गए। चिमटी प्रसर्व देख लीजिए, प्री रिक्वेस्टेड फॉर फॉरसेप्स डिलीवरी, मतलब पूर्व आकांक्षाएं, चिमटी प्रसर्व की पूर्व आकांक्षाएं, ठीक है। यह जो है कैसे जो है पूर्व में आकांक्षा जो है पूर्वाकांक्षाएं कैसे हो जाता है कि चिमटी प्रसर्व जो है पता कैसे चल जाता है कि चिमटी प्रसर्व करना है। सर्विक्स विस्तारित हो, झिल्लियाँ फटी हुई हो, प्रस्तुति जो है अनुकूल हो, ठीक है, गर्भाशय संकुचन हो, शिशु जीवित होना चाहिए, ठीक है। यह सब जो है पूर्व आकांक्षा में आता है किसके, फॉरसेप्स के। सर्विक्स विस्तारित हो, झिल्लियाँ फटी हुई हो, प्रस्तुति अनुकूल हो, गर्भाशय संकुचन हो, शिशु जीवित होना चाहिए, तभी यह जो है आपके आकांक्षाएं सही होंगे और फॉरसेप्स डिलीवरी आप उपयोग कर सकते हैं। ये सब कंडीशन में सर्विक्स विस्तारित हो, झिल्लियाँ फटी हुई हो, प्रस्तुति अनुकूल हो, गर्भाशय संकुचन हो, शिशु जीवित होना चाहिए, और इन सब कंडीशन में ही जो है आपके यह चीज़ें होते हैं। मिडवाइफ का अनुभव तथा कुशल होना, परिजनों से लिखित सहमति जो है, ये सब जो है आपके ये चीज़ें हैं। लिखित सहमति परिजन से लेना चाहिए। जो मिडवाइफ है, जो ये प्रसव जो फॉरसेप्स डिलीवरी करवाएगी, उसे कुशल और अनुभवी होना चाहिए, परिजनों से लिखित सहमति प्राप्त करना चाहिए, ठीक है। इन सब कंडीशन में ही जो है आप फॉरसेप्स डिलीवरी करवा सकते हैं, समझ गए। तो यह अनुमान पूर्वाकांक्षा हो गया। फॉरसेप्स प्रयोग के संकेत, इंडेक्शन फॉर ऑब्स्ट्रैक्ट जो है फॉरसेप्स, मतलब कब संकेत करता है कि पेशेंट में फॉरसेप्स डिलीवरी करवानी है, ठीक है। चलिए इसके संकेत इंडेक्शन को देखते हैं। इंडेक्शन में प्रसव की द्वितीय अवस्था में प्रगति न होना। अगर कोई डिलीवरी है, और हम लोग पढ़ चुके हैं कि डिलीवरी तीन लेबर जो है तीन जो है कंडीशन में होता है। फर्स्ट अवस्था, ठीक है, दूसरे तीसरे, तीन स्टेज में पढ़े हैं। तो जब किसी का लेबर जो है द्वितीय अवस्था में नहीं जा रहा हो, मतलब शिशु का सिर बाहर नहीं निकल रहा हो, तो जो है ये इंडेक्शन करता है कि फॉरसेप्स डिलीवरी के द्वारा शिशु के सिर को बाहर निकाला जाए, पहला कंडीशन। दूसरा संकेत करता है हाइपोटोनिक यूट्रस, यूट्रस का जो संकुचन हो वह जो है कम हो, ठीक है ना, संकुचन कम हो तो जो है फॉरसेप्स डिलीवरी का इस्तेमाल किया जाता है। फीटल में कोई विकार हो, फीटल में जो है शिशु का कोई संभावना है समस्या का, तो उस कंडीशन में हो सकता है। मैटरनल फैटिग, माता में जो है थकान चक्कर आना, इस कंडीशन में ये चीज़ें हो सकता है। पूर्व में कोई सिजेरियन सेक्शन द्वारा जो है बच्चा हो चुका है, उस कंडीशन में भी ये हो सकता है। प्रसव का अगर अवधि लंबा है, प्रोलॉन्ग हो चुका है, तो उस कंडीशन में भी यह फॉरसेप्स का इस्तेमाल हो सकता है। प्रोलैप्स कॉर्ड, ठीक है ना, कोर्ड प्रोलैप्स आप लोग को पता है कि सबसे पहले शिशु के सर के बाहर जो है नाभि ही जो है आ जाए, तो इस कंडीशन में भी होगा। नितंब प्रस्तुति ब्रीच प्रेजेंटेशन के दौरान बाद में आने वाले सिर को संभालने के लिए, तो यह सब जो है आपके इंडेक्शन देता है, ठीक है। प्रसव के द्वितीय अवस्था चालू न होने पर, हाइपोटोनिक यूट्रस में, फीटल डिस्ट्रेस में, मैटरनल फैटिग में, पूर्व में कोई सिजेरियन सेक्शन हुआ हो, प्रसव की अवधि लंबी चल रहा हो, प्रोलैप्स कॉर्ड जो है प्रोलैप्स कर गया हो, ठीक है, और इन सभी कंडीशन में ब्रीच प्रेजेंटेशन के दौरान बाद में आने वाले सिर को संभालने के लिए, तो इन सब कंडीशन में इंडेक्स करता है, इंडेक्शन देता है कि आप फॉरसेप्स का इस्तेमाल फॉरसेप्स डिलीवरी करवा सकते हैं इन सब इंडेक्शन में, ठीक है। ये सब इंडेक्शन है। अब कब नहीं करवाना चाहिए, कंट्रा, ठीक है ना, कंट्रा इंडिक्शन, ठीक है ना, कंट्रा इंडिक्शन जो है कब, मतलब निषेध, कब जो है फॉरसेप्स डिलीवरी नहीं करवानी चाहिए। तो अगर सर्विक्स डिलाइटेड ना हो रहा हो तो उस कंडीशन में नहीं कराएंगे। अगर सर्विक्स पूर्ण रूप से अगर फैल गया रहेगा तो ही जो है हम इसका इस्तेमाल करेंगे फॉरसेप्स का। अगर सर्विक्स में डिलेशन नहीं हो रहा हो तो हम नहीं उपयोग करेंगे, ठीक है।
पेल्विक जो है संकीर्ण हो, मतलब पेल्विक जो है संकीर्ण हो, उसमें फ्लोटिंग हेड जो है फ्लोटिंग हो, ठीक है। यूटेराइन कंट्रैक्शन कम हो, मतलब गर्भाशय संकुचन कम हो, ठीक है। कुप्रस्तुति जैसे भौं प्रस्तुति आदि जो है, अगर कुप्रस्तुति रहता है, सिर के जगह पर कोई और प्रस्तुति रहेगा तो फिर जो है नहीं हम फोर्सेप्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब कंडीशन में आप फोर्सेप्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जैसे सर्विक्स डिलेटेड न होना, संकीर्ण श्रोणि, फ्लोटिंग हेड, यूटेराइन कंट्रैक्शन कम होना, कुप्रस्तुति यानी माल पोजीशन जैसे भौं प्रस्तुति, ये सब में जो है आप फोर्सेप्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए, अब है प्रक्रिया कि किन प्रक्रिया में कैसे कैसे प्रोसीड्यूर जो है हम फोर्सेप्स कैसे कैसे जो है अप्लाई करेंगे, प्रोसीड्यूर कैसे है देख लीजिए। स्त्री और उसके परिजनों को फोर्सेप्स डिलीवरी के बारे में जानकारी दे व मनोवैज्ञानिक सहारा दे। अब मान गए पेशेंट के आप जो है फोर्सेप्स डिलीवरी करने का सभी चीज़ें देख लिए, अब आप प्रोसीड्यूर में जाते हैं तो आप परिजनों को जानकारी देते हैं फोर्सेप्स डिलीवरी के बारे में, मनोवैज्ञानिक सहारा प्रदान करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है परिजन से लिखित सहमति प्राप्त ले, क्योंकि हो सकता है पेशेंट के साथ कोई प्रॉब्लम आए, ठीक है ना। तीसरा है प्रसव से पहले रोगी को मूत्राशय खाली करने के लिए कहना चाहिए। अब जब भी फोर्सेप्स का इस्तेमाल करके आप डिलीवरी करवाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ब्लेडर को खाली करवानी चाहिए, ठीक है, मूत्राशय को। चौथा है फोर्सेप्स डिलीवरी से पहले रोगी को लोकल एनेस्थेसिया दिया जाता है, जैसे 10 ml लिंडोकेन या जाइलोकेन दिए जाते हैं। फोर्सेप्स डिलीवरी से पहले रोगी को एनेस्थेसिया दिया जाता है और यह एनेस्थेसिया सुन्नपन उत्पन्न करता है जिससे मरीज को पेन नहीं होता है, ठीक है। तो 10 ml लिंडोकेन या जाइलोकेन दिए जाते हैं, ओके। पाँचवा है फोर्सेप्स डिलीवरी कुशल व प्रशिक्षित मिडवाइफ द्वारा ही किया जाना चाहिए व लेबर रूम में प्रस्तुति विशेषज्ञ व बाल रोग विशेषज्ञ की उपस्थिति भी अवश्य होनी चाहिए। अब यहाँ पे कहता है फोर्सेप्स डिलीवरी एक कुशल और प्रशिक्षित मिडवाइफ यानी नर्स के द्वारा ही किया जाना चाहिए व लेबर रूम में प्रस्तुति रोग जो लेडीज़ होती है प्रस्तुति रोग के और जो बाल रोग होते हैं बाल रोग विशेषज्ञ उनका उपस्थिति होना जरूरी होता है, क्योंकि अगर बच्चा में कोई जटिलता देखा जाएगा तो तुरंत डॉक्टर उसको रहेंगे तो देखभाल करेंगे। अगर महिला को कोई जो है प्रॉब्लम हो रहा है तो डायरेक्ट जो है प्रस्तुति महिला वहाँ पे रहेगी तो देखभाल करेगी, ठीक है। छठा है फोर्सेप्स डिलीवरी के समय सख्त विसंक्रमित तकनीक का ही इस्तेमाल हो, ये तो सब चीज़ में होता है, समझ रहे हैं। चलिए आगे, योनि परीक्षण के द्वारा ग्रीवा विस्फारण व प्रस्तुति भाग को नोट करना चाहिए। अब आप फोर्सेप्स डिलीवरी करने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर्विक्स का डिलेशन कितना हुआ, प्रस्तुति भाग कितना निकला है, इसको नोट करें, ठीक है। आठवां है भ्रूण के आकार के अनुसार चिमटी का चयन करें। अब भ्रूण का आकार कैसा है, छोटा है बड़ा है, तो इसके आकार के अनुसार जो है आप फोर्सेप्स का चयन करेंगे, चिमटी का चयन करेंगे, ठीक है। चिमटी के बाएं ब्लेड को योनि मार्ग से प्रवेश कराते व दूसरी हाथ से योनि जो है योनि उत्तकों की सुरक्षा करते हैं। अब यहाँ पे होता यह है कि जब हम यूट्रस में जब योनि मार्ग से फोर्सेप्स को अंदर डालते हैं, ठीक है ना, तो हम एक हाथ से बाएं ब्लेड को जो है बाएं ब्लेड को योनि मार्ग से प्रवेश कराते हैं व दूसरे हाथ से योनि मतलब भैजिना के जो टिश्यू जो मसल्स है उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं, इसलिए ताकि जो फोर्सेप्स है वह भैजिना को चोट न पहुँचाए, ठीक है ना। 10वां है इसी प्रकार दाएं ब्लेड को प्रवेश कराए। इसी प्रकार क्या करते हैं, दाएं ब्लेड को भी जो है प्रवेश कराए। देखिए होता यह है कि ए भी कर्व शेप में एक ए ब्लेड हो गया, ठीक है, और एक आपका ए भी जो है ब्लेड होता है, सॉरी ब्लेड होता है। अब ये दोनों ब्लेड अलग अलग होते हैं। पहले इस ब्लेड को क्या किया जाता है, पहले जो है बायां वाला दाएं ब्लेड को प्रवेश कराया जाता है, ठीक है। पहले बाएं ब्लेड को जो है क्या कराया जाएगा, प्रवेश करा दिया जाएगा, और बाएं ब्लेड को जब प्रवेश करा दिया जाएगा तो एक हाथ से जो है वैजिनल टिश्यू को रक्षा किया जाएगा। अब फिर उसी प्रकार से दाहिने वाले भी जो है इस साइड से हम प्रवेश करा देंगे, और दोनों को प्रवेश कराने के बाद जो है हम क्या करते हैं, दोनों ब्लेडों को प्रवेश के बाद लॉक की सहायता से इन्हें जोड़ दिया जाता है ताकि भ्रूण के सिर की पकड़ अच्छी बन सके। अब ये होता यह है कि दोनों जो है क्या किया जाता है, दोनों को अच्छी तरीक़ा से जो ये हैंडल होता है ना, यहाँ पे लॉक होता है, ठीक है, यहाँ पे दोनों को आपस में लाकर लॉक कर दिया जाता है, जिससे ये जो पकड़ होता है इस साइड वाला और इस साइड वाला दोनों में अच्छे से पकड़ जो है शिशु का सिर बन जाता है, ठीक है। देखिए
कैंची की तरह ये नहीं होता है कि आप सीधे लगा दीजिएगा और कस के दाब दीजिएगा, नहीं। यह कर्व देख लीजिए, यह कर्व के रूप में ये भी अलग होता है और इसी प्रकार से जो है आपके यह भी जो है इस प्रकार से अलग रहता है। लेकिन जब यह दोनों शिफ्ट कर दिया जाता है दोनों साइड से, तो यहाँ पे एक लॉक होता है। इस लॉक को क्या किया जाता है, आपस में लॉक कर दिया जाता है दोनों ब्लेड को, जिससे शिशु पर पकड़ अच्छा से शिशु के सिर का पकड़ बन जाता है इसमें। और फिर हम ये हैंडल के सहायता से, ये हैंडल है इसके सहायता से बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सिर के सामने वाले भाग को प्रसर्व के लिए चिमटी को नीचे एवं आगे की ओर खींचे। सिर के सामने वाले भाग को अगर हम लेबर करवाना, प्रसर्व करवाना चाहते हैं तो चिमटा को नीचे की तरफ और आगे की तरफ खींचेंगे। ठीक है, अब देख लीजिए, अब चिमटी को ऊपर एवं आगे की धीरों की ओर खींचे प्रसर्व को कराया जाता है। पहले नीचे और आगे की तरफ खींचते हैं, फिर जो है ऊपर और जो है फिर ऊपर और आगे की तरफ जो है खींचते हैं। मतलब थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा ऊपर, ऐसे ही खींच कर बाहर लाया जाता है बच्चे को। ठीक है, अब चिमटी हटाकर बाकी शरीर को बाहर निकाला जाता है। अब जब हेड बाहर आ जाता है ना, तो प्रसर्व कराना बड़ी आसान हो जाता है। तब चिमटी को हटा देते हैं और फिर जो है बारी बारी से शरीर के अन्य हिस्सों को प्रसर्व करा लेते हैं। ठीक है, पाँचवा है, प्रसर्व के बाद महिला को देखभाल प्रदान की जाती है। वह शिशु को बाल रोग विशेषज्ञ द्वारा जांच कर नवजात देखभाल प्रदान की जाती है। अब होता यह है कि प्रसर्व के बाद महिला को देखभाल प्रदान की जाती है, वह शिशु को बाल रोग विशेषज्ञ द्वारा जांच देखभाल किया जाता है। तो यही कुल प्रोसेस है। 15 पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे सर्जरी में प्रोसेस होता है कि जो है लिखित सहमति ले, परिजनों को सहायता करे। ठीक है, मरीज को जो है शांत वातावरण प्रदान करे। उससे पहले जो है डॉक्टर के देख रेख में ही करनी चाहिए, कुशल प्रशिक्षित मिडवाइफ के द्वारा ही करनी चाहिए। वहाँ पे शिशु विशेषज्ञ डॉक्टर भी होनी चाहिए। ठीक है, अब चिमटा लेते हैं। चिमटा में जो भी इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल सख्त विष संक्रमित तरीका से होना चाहिए। पहले बाएँ वाले चिमटे को प्रवेश कराएंगे, ठीक है ना, योनि मार्ग से, फिर दाहिने वाले चिमटे को प्रवेश कराएंगे और दोनों चिमटे को प्रवेश कराने के बाद लॉक कर देते हैं लॉक की सहायता से। और फिर जो है लॉक करने से होता है कि जो बच्चे पर अच्छा पकड़ होता है वह दोनों चिमटे से अच्छे पकड़ बन जाता है। और फिर धीरे धीरे जो है पहले आगे फिर पीछे करके फिर दूसरे पॉइंट में ऊपर और आगे करके जो है ऐसे ही आगे पीछे और ऊपर नीचे कर के बच्चे के सिर को बाहर निकाला जाता है फॉरसेप्स चिमटी के द्वारा। और जब निकल जाता है सिर बाहर तो चिमटी को हटा देते हैं फॉरसेप्स को और फिर जो है धीरे धीरे हम संपूर्ण शरीर को प्रसर्व करा लेते हैं। ठीक है, और यही जो है हमारा क्या होता है, सारा का सारा फॉरसेप्स का सारा के सारा पॉइंट हो गया। अब इसका कॉम्प्लिकेशन जटिलता क्या होता है आपके सामने में है। मान गए फॉरसेप्स डिलीवरी करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये फॉरसेप्स डिलीवरी की क्या हानियाँ, क्या जटिलता होता है। तो भ्रूण के लिए अगर देखा जाए जटिलता, तो भ्रूण के लिए श्वास अवरोध होगा, मतलब श्वसन में रुकावट आ सकता है। चेहरा नीला पड़ सकता है, जब श्वसन रुक जाएगा तो चेहरा नीला पड़ेगा ही। सिर में चोट लग सकता है और रक्तस्राव आ सकता है। ठीक है, चेहरे पर लकवा लग सकता है। ठीक है, तो यह सब फॉरसेप्स डिलीवरी का बच्चे में होने वाला जटिलता है। भ्रूण के लिए श्वास रोध, चेहरे का नीला पड़ना, सिर में चोट लगना, रक्तस्राव होना, चेहरे का लकवा लगना। ठीक है, आगे देखिए। माँ के लिए कहा जाए, अब माँ के लिए क्या क्या जटिलता होता है, तो माँ के लिए जो सर्विक्स ग्रीवा है, योनि है और जो पेरिनियम क्षेत्र है, इसमें हो सकता है फॉरसेप्स डिलीवरी में चोट लग सकता है। ठीक है, योनि से तेज रक्तस्राव हो सकता है। अगर थोड़ा भी फॉरसेप्स चिमटी इधर उधर हुआ तो रक्तस्राव बहुत आएगा। तंत्रिकाओं को चोट लग सकता है, जो न्यूरॉन्स है उसमें चोट लग सकता है। तीव्र दर्द हो सकता है पेशेंट को। जनन अंग बाहर निकल सकता है फॉरसेप्स के थ्रू। तो ये सब जो है आपके जटिलता माँ में होते हैं। ठीक है, तो माँ में क्या क्या जटिलते होते हैं, सर्विक्स, योनि और पेरिनियम क्षेत्र में चोट लगना, योनि से तेज ब्लीडिंग होना, तंत्रिकाओं को चोट लगना, तीव्र दर्द होना, जनन अंग का बाहर आना। तो यह सब जो है आपके कहीं ना कहीं माँ के लिए जटिलता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे यहाँ पे आपका समाप्त हो गया। अब
फॉरसेप्स डिलीवरी मैंने यहाँ पे समाप्त कर दिया। अब आपको क्या करना है, अच्छे से इसको जो है पढ़ना है, समझना है। अगर जहाँ भी नहीं समझ में आया वीडियो को रोक कर समझ लीजिए, देख लीजिए। मैंने जितना हो सका अच्छे से मैंने आपको बता दिया है फॉरसेप्स डिलीवरी के बारे में, ठीक है। सीधी सी बात है, फॉरसेप्स डिलीवरी एक उपकरण के सहायता से बच्चे को डिलीवरी के लिए सिर को खींचकर बाहर निकाला जाता है। कहाँ से? यूट्रस से, भेजिना से, ठीक है। और इसमें जो फॉरसेप्स होता है यह एक चिमटी के आकार का कर्व शेप में होता है और यह दोनों एक एक होता है और दोनों का इस्तेमाल बच्चे को निकालने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे एक लॉक होता है जो दोनों लगाने के बाद लॉक कर दिया जाता है, जिससे बच्चे के सिर पर अच्छी पकड़ यह दोनों कर्व के बीच में हो जाता है, ठीक है। और यही हमारा जो है फॉरसेप्स डिलीवरी होता है। अब यह फॉरसेप्स डिलीवरी कब इंजेक्शन करता है, कब इंट्रोडक्शन होता है, इसका क्या काम है, क्या प्रक्रिया है, क्या जटिलता है, मैंने टोटल ही बता दिया, ठीक है। आप अपना ध्यान रखिएगा। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। टोटल इंग्लिश नीचे यहाँ पे दे दिया गया है, आप जो भी मेरे डियर है आप इंग्लिश को नीचे से पढ़ सकते हो। ओके, चलिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा आप। तब तक के लिए आप सभी थर्ड ईयर को